मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काशिका की 50वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद के 21 सूत्रों तक हो गया था। अविभाव समास कल देखा था हमने। कुछ पूछना है तो पूछो। चार समासों में एक समास पूरा हो गया था। आगे है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में तत्पुरुष शब्द क्योंकि महती संज्ञा है तो अन्वर्थ भी होगी, और अन्वर्थता यहाँ कैसे देखी जाएगी तो स्वयं इस पर विचार करेंगे अभी। तो पहले कहा कि तत्पुरुष इति संज्ञा अधिक्रियते प्राग बहुव्रीहे, क्योंकि तीसरा समास जो बहुव्रीहि प्राप्त होगा शेषो बहुव्रीहि से, उससे पूर्व पूर्व तक तत्पुरुष संज्ञा का अधिकार चलेगा। यान इत ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामः तत्पुरुष संन्यास्ते विदितव्याः। वक्ष्यति द्वितीया श्रुतातीत पतित इति, तो कष्ट श्रुतः, ये उदाहरण बनेंगे इसके। आगे कहा कि पूर्वाचार्य संज्ञा च इयम महति, इयम महति संज्ञा, इयम महति पूर्वाचार्य संज्ञा, पूर्व आचार्यों की ही ये संज्ञा पाणिनि ने ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली है। अब जब उसको स्वीकार किया है तो उन्होंने इसके साथ में जो उपाधि जोड़ी थी, अर्थात इसका अर्थ खोलने के लिए जो एक वाक्य भी इसके साथ में प्रचलित था, उसका भी यहाँ ग्रहण कर लेंगे। तो तदंगीकरण उपाधिरपि तदीयस्य परिग्रहार्थम, तो क्यों किया है उसका अंगीकरण, कि उसके साथ में जो उपाधि है उसका भी ग्रहण करने के लिए। वो उपाधि कौन सी है कि उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। तो अब इसको अलग से नहीं कहना है, उसी के साथ में इसके अर्थ को खोलने वाला जो ये वाक्य है साथ में चला रहा है, इसको भी ले लिया जाएगा। तत्पुरुष प्रदेशा है तत्पुरुष कृति बहुलम इत्येवम् आदयः। अब ये स्वयं इस पर विचार भी करें कि उत्तर पदार्थ प्रधान जो इसको कहा गया है, तो ये महती संज्ञा से भी क्या ये अनवर्थ करके अर्थ आ रहा है, अनवर्थ मानते हुए। तो तत्पुरुष में भी तत्पुरुष समास है या नहीं है? इसमें भी तत्पुरुष समास है, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः। तो समास में तो डाल सकते हैं, है, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं डाल सकते, तस्मै पुरुष। तस्मै पुरुषः भी डाल दो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध शब्द है जैसे राजपुरुष, क्योंकि तत्पुरुष समास में सबसे जो प्रथम उदाहरण जो मस्तिष्क में आता है ना, वो राजपुरुष आ जाता है कि राज्य है पुरुष है राजपुरुष है। जैसे अपत्य, हम जो अपत्यार्थ जब पढ़ते थे जब या पढ़ाते थे जिस समय, तो सीधा कौन सा आता था सबसे पहले, उपगौर अपत्यम और उपगवा, बस यहाँ से प्रारंभ होता था। तो कोई ना कोई एक शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो पूर्व काल में भी ऐसी परंपरा रही है। तो वहां राजपुरुष शब्द प्रसिद्ध चला आ रहा है, तो वही पुरुष शब्द यहाँ भी आ गया समास के अंदर भी। भाई समास के अनेक उदाहरणों में से किसी एक को तो लेना होगा पकड़ने के लिए, संज्ञा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो एक को ले लिया, जो मुख्य अधिक प्रयोग में आ रहा है उसको ले लिया,
इनके पुरुष शब्द को ले लिया। अब राज इसलिए नहीं लगाया प्रारंभ में कि फिर तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा कि अलग ही शब्द है, उदाहरण ही पूरा उसका छोटा सा भाग ले लिया। और छोटा सा भाग भी कौन सा लिया? उत्तर पद। क्यों? क्योंकि उत्तर पद की प्रधानता भी है इसमें, तो वो उत्तर पद ले लिया पुरुष। इधर जोड़ दिया तत् सर्वनाम, जो कि किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये किसी के साथ भी जुड़ जाएगा। तो इसलिए तस्य पुरुषः तत्पुरुषः ऐसे इसकी अनवर्थता देखी जाती है। अब तस्य के स्थान पर जो पूर्व पद लाएंगे हम, वो कुछ भी हो सकता है। और प्रधानता उत्तर पद की कैसे होती है, तो हम विभक्ति देख करके ही कर लेते हैं, कोई सी विभक्ति ले आए, लेकिन पूरा शब्द जब जिस अभिधेय को बोल रहा होता है, वह अभिधेय उत्तर पद से निकलता है, इसलिए उत्तर पद की प्रधानता रहती है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे आगे, जैसे अविभाव समास को हमने किस रूप में समझा था कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। लेकिन कुछ उदाहरण उसमें ऐसे भी आए थे जहां पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं थी, तो अपवाद तो हर जगह रहता ही है। जैसे अन्य पदार्थ च संज्ञायाम सूत्र अभी पीछे पढ़ा ही था कल, तो वहां तो नहीं था पूर्व पदार्थ प्रधान, उसको भी अविभाव माना गया था, ठीक है ना। तो ये अपवाद के रूप में, तो ऐसा अपवाद क्या यहाँ भी आ सकता है तत्पुरुष में? कहा यह जा रहा है कि उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी आ सकते हैं जहां उत्तर पद की प्रधानता नहीं होगी, जैसे आगे उदाहरण आएंगे जहां अर्धम नपुंसकम सूत्र जब आएगा तो वहां समास करते हैं ना, और नहीं अर्धम उसके आगे वाला सूत्र, द्वितीय उसके तृतीय आगे वाला जो सूत्र है, क्या है आगे? अर्धम नपुंसकम अर्धचाह और प्राप्तापन्ने च तृतीय नहीं, उससे पीछे को देखो और उसको ऊपर। पूर्वापर पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशिन एकाधिकरणम। हाँ, तो पूरा पराधरोत्तरम एक देशना एकाधिकरण है। जैसे कायम पूर्वम कायस्य, तो पूर्वम कायस्य में हम विग्रह कैसे कर रहे हैं? क्या ऐसे ही कर रहे हैं जैसे राज्य पुरुषा में करते हैं? राज्य पुरुषा में षष्ठंत को पहले बोला ना, और पूर्वम कायस्य में षष्ठंत को उत्तर में बोला है, पूर्वम कायस्य। तो यहां इसमें जब समास करेंगे तो क्रम क्या रहेगा? पदों का पूर्व शब्द पहले आएगा, काय उत्तर में आएगा। अब इसमें प्रधानता किसकी है? पूर्व की है या काय की है? पूर्व की है, तो हो गया ना एक अपवाद के रूप में। तो ऐसे स्थल समानाधिकरण वाला है, हैं? समानाधिकरण वाला वो भी उत्तर पदार्थी है। महाश्च असौ पुरुष। नहीं, वो तो उत्तर पद प्रधान है, वहां तो कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति वहां पर है जहां षष्ठंत को हम आगे ले लेते हैं, क्योंकि षष्ठी समास का अपवाद बनता है ना, फिर वो षष्ठी समास का अपवाद बनेगा। और षष्ठी समास में षष्ठी क्योंकि उपसर्जन रहता है, षष्ठ्यंत षष्ठी प्रथमांत है ना सूत्र के अंदर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ऐसे अपवाद यहाँ भी आ सकते हैं, जैसे अर्ध पिपली में भी ले सकते हैं अर्धम नपुंसकम। तो अर्ध पिपली, पिपली का आधा भाग, तो यहाँ पर भी अर्ध शब्द ये इसकी प्रधानता रहेगी। ऐसे उदाहरण भी आएंगे। तो आगे है द्विगुष्ट है, द्विगुष्ट समास तत्पुरुष संज्ञो भवति। तो द्विगु समास की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है, और द्विगु संज्ञा कहाँ की गई है उसका अलग सूत्र है, संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व होगी द्विगु नाम होगा, लेकिन यहाँ एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है, आकर डाला दे का संज्ञा, इसलिए सूत्र में फिर चकार को जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो द्विगुष्ट समास तत्पुरुष संज्ञा भवति, द्विगोस तत्पुरुषत्व समासांता। उसी सूत्र पे च पढ़ते थे, संख्या पूर्व द्विगुश्च। किस सूत्र में? संख्या पूर्व द्विगु में च पढ़ते तो
संख्या पूर्वो द्विगुह में च पढ़ देते तो क्या होता उससे? उससे पूर्व सूत्र में जो आगे जो पीछे अनुवृत्तियां चल रही हैं उनमें से कोई आ जाती, ठीक है ना, उनके कान खड़े हो जाते, वो तुरंत आगे आधमक से कि हाँ ये च पढ़ा गया, हमें बुलाया जा रहा लगता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जो शैली पीछे अपनाई गई है, एक संज्ञा के अधिकार में जहाँ द्वितीय संज्ञा का प्रवेश कराना होता है साथ में, वहां पाणिनि जैसे गतिश्च पीछे भी पढ़ते आए ना, तो अच्छा भी लगता है, शैली एक जैसी रहती है तो ठीक है ना, डिजाइन होती है ना, एक मैचिंग हो जाती है। तो अब इसमें प्रश्न यह है कि द्विगु का नाम तत्पुरुष क्यों रख रहे हैं आप? तो कहा द्विगो तत्पुरुषत्व समासांता प्रयोजनम। अब समासांता बहुवचन है यद्यपि, लेकिन बहुवचन अगर हम प्रत्यय देखते हैं द्विगु संज्ञा तत्पुरुष से समासांत में कहे गए प्रत्यय, तो वहां दो ही हैं। कौन कौन से दो प्रत्यय हैं? एक तो टच प्रत्यय होता है, दूसरा अच, राजा सकी व्यस्ट टच, और एक अच प्रत्यय भी आता है, ठीक है ना। तो दो प्रत्यय हैं, लेकिन यहाँ दिया है बहुवचन समासांता, तो जाति में बहुवचन मान लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। समासांत प्रत्ययों की जाति हो गई और उसमें बहुवचन का ग्रहण कर दिया गया है। अब उदाहरण जो दिए हैं इसके पंचराजम दशराजम, लेकिन यहाँ देखो ये जो फाइल है हमारी पीडीएफ की, इसमें है पंचराजम दशराजम, और जो उपलब्ध काशिका अन्य जो प्रकाशक हैं उन्होंने उसमें पंचराजी दशराजी ऐसा भी लिखा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा मतभेद चलता है कि हम क्या स्वीकार करें, पंचराजम दशराजम स्वीकार करें या कि पंचराजी दशराजी। तो यहाँ भी दो पक्ष माने गए हैं, ठीक है ना। उन दो पक्षों में उसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि महाभाष्य की व्याख्याकार, महाभाष्य की जो व्याख्या की है जिन्होंने, कैयट और नागेश नाम प्रसिद्ध है ना उनके, तो उन्होंने महाभाष्य की व्याख्या की है। कौन? कैयट और नागेश। तो उनके विचारों को भी वहां देखना होता है कि महाभाष्य को किस रूप में समझ रहे हैं वो। तो उन्होंने व्याख्या करते हुए, यानी कैयट ने जो है यहाँ पर समासांत प्रत्ययों में दो पक्ष स्वीकार किए हैं। समासांतः जो सूत्र आता है 5वें अध्याय के 4th पाद में, उसमें दो पक्ष माने हैं उन्होंने। कैसे? बहुत सरल है कि समासांतः जब कहा गया और अंत का अर्थ किया गया वहां पर अवयव, तो एक तो यह है कि उत्तर पद का अवयव जो प्रत्यय आएगा उत्तर पद का अवयव बने, या पूरा समास करके पूरे समास का ही अवयव बने। दो पक्ष बन जाएंगे नहीं, उत्तर पद का अवयव बने अथवा पूरे समास का अवयव बने। अब क्या अंतर आएगा इससे कि उत्तर पद का जब अवयव बनता है और द्विगु समास है, तो अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम, यदि उत्तर पद अकारांत है तो स्त्रीलिंग में आ जाता है वो, जैसे पंचन का और राजन का समास किया। क्या इस समय राजन अकारांत है? है अकारांत नहीं है, तो अकारांत नहीं है, और जो हम जो टच प्रत्यय लाएं उसको बना लें पूरे समास का अवयव, तो उत्तर पद तो अकारांत नहीं हुआ ना, तो उस पक्ष में क्या बनेगा फिर? पंचराजम, यही तो बनेगा। स्त्रीलिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि उत्तर पद अकारांत है ही नहीं। अब यहाँ उत्तर पद अकारांत तो उस रूप में देखना कि इसमें दिख तो रहा है पंचराज, उत्तर पद अकारांत दिख तो रहा है। ये उत्तर पद अकारांत मत देखो, इसको पूरा समास अकारांत देखो। उत्तर पद देखना है तो पहले अलग अलग करो दोनों को, तो पंचन और राजन। अब यहाँ उत्तर पद अकारांत नहीं है, हुआ स्पष्ट। तो ये कौन सा पक्ष माना गया? ये माना गया उत्तर पद का अवयव, समासांत प्रत्यय नहीं, ये पूरे समास का अवयव, पूरे समास का अवयव मान करके हमने पंचराजम बना लिया। अब एक शब्द
यहाँ पर इस तरह का आता है कि ऋक पूरब धूह पथामा नक्शे में भी पुर शब्द है और पुर शब्द भी हलंत है, जैसे राजन शब्द हलंत है, पुर शब्द भी हलंत है। लेकिन वहां जो उदाहरण दिया है, नहीं पुर का नहीं धुर का है, हाँ, वहां मिलता है स्त्रीलिंग में द्विधुरी, द्विधुरी, वहां स्त्रीलिंग मिल रहा है। तो वहां फिर समाधान कैसे करेंगे? वहां तो तभी समाधान हो पाएगा ना जबकि उत्तर पद का हम अवयव माने समासांत प्रत्यय को। तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया, कैयट ने भी कोई समाधान उसका नहीं किया। वो प्रश्न यूं ही अछूता रह गया है, उसको नहीं छेड़ा उन्होंने। तो इस तरह से इन्होंने पंचराजम बनाया। अब यदि हम दूसरा पक्ष लेते हैं, दूसरा पक्ष कौन सा होगा? उत्तर पद का अवयव बनाना, समासांत प्रत्यय को। उस अवस्था में फिर पंचराजी प्राप्त होगा ना। अब कैयट यदि मान रहा है कि यहाँ पंचराजम ही ऐसा बनता है, तो जिस पक्ष में समास का अवयव मानेंगे उत्तर पद को, तब तो उसको कोई आपत्ति ही नहीं हुई और पंचराजम बन गया। लेकिन जिस पक्ष में हम ये मानेंगे कि उत्तर पद का अवयव बनता है, तो पंचराजी बनने लगेगा ना फिर। लेकिन एक व्याख्याकारी एक ही जैसा उदाहरण तो मानेगा, वो या तो पंचराजम माने या पंचराजी माने। तो कैयट ने जब पंचराजम को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये दोनों पक्ष तो मानने पड़ेंगे। ये दोनों पक्ष क्योंकि प्रचलन में है कि समास में उत्तर पद का अवयव या पूरे समास का अवयव। तो उस पक्ष में यानी कि उत्तर पद का अवयव जब बनेगा, तो वहां पर जब स्त्रीलिंग की प्राप्ति होगी, तो वहां पर एक वार्तिक प्रसिद्ध है कि पात्रादिभ्य प्रतिषेधो वक्तव्य। यानी अकारांत उत्तर पद होने पर भी कुछ शब्द ऐसे स्वीकार किए गए पात्रादि गण में मानते हुए। पंचपात्रम दशपात्रम बनता है ना, वहां तो उत्तर पद एक अकारांत है ही, तो पंचपात्री नहीं बोलते हैं, पंचपात्रम दशपात्रम ऐसे करके। और उस पात्रादि गण में आकृति गण के रूप में लेते हुए राजन शब्द को भी ले लेंगे उसमें, पंचराज शब्द को, तो वहां पंचराजम ऐसे बनेगा। और द्विधुरी बहुत सरलता से बन जाएगा फिर उनका, ठीक है ना, द्विधुरी सरलता से बन जाएगा। लेकिन जिस पक्ष में हम समास का अवयव मानेंगे उत्तर समासांत प्रत्यय को, वहां द्विधुरी का कोई समाधान कैयट ने नहीं दिया है, या ध्यान से निकल गया होगा उनके। तो इस तरह से यहाँ अलग अलग जो मत चलते हैं। तो उसी कारण से काशिकाकार ने, काशिका के भी दो प्रकाशन जैसे हो गए ना, कि यहाँ हम देख रहे हैं पीडीएफ फाइल में पंचराजम, और जो काशिका छपी मिल रही है चौखंबा से, उसमें मिल रहा है पंचराजी दशराजी। तो इस तरह से यहाँ लिख लेना कि पंचराजी दशराजी जो है, इनकी ये अब इसको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि जो रेवली से काशिका छपी है ना, वो थोड़ा अधिक प्रामाणिक, उन्होंने अनुसंधान करके ही सारा दिया है, और फिर महाभाष्य के अनुसार है वो, ये भी ध्यान रखना। टिप्पणी दी है काशिका में बहुत से उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो महाभाष्य से विरुद्ध भी जा सकते हैं। कौन सी काशिका में? रेवली वाली काशिका में एक टिप्पणी है, हैं? पंचराजी दशराजी इति न्यायसम्मतः पाठः, ऐसा रेवली वाली काशिका में टिप्पणी दी है मुझे। न्याय नहीं, न्यास। हाँ, न्यासकार ने भी ऐसा ही माना है। लेकिन यहाँ भी तो दो व्याख्याएं हैं, एक पद्मंजरी की है और एक पद्मंजरी और न्यास दो नाम से है ना काशिका की व्याख्याएं। वहां पद्मंजरी ने पंचराजम माना है, वहां भी कैसे जो है समाधान करोगे फिर? काशिका के दो व्याख्याकार, एक मान रहा है पंचराजी, एक मान रहा है पंचराजम। अब हम कैसे करेंगे? हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा ना। तो और तो फिर जो हमारा अंतिम जो ट्रम्प कार्ड है वो कौन सा है? महाभाष्य। ठीक है ना, वो परम प्रमाण है फिर हमारे लिए है। उत्तर पद का ही वो अवयव मान के ये इनको पात्रादि गण में आकृति गण से ले लेंगे राजन शब्द, तभी ये पंचराजम ऐसे बने। हाँ, उत्तर पद का अवयव मानेंगे तो फिर स्त्रीलिंग की प्राप्ति होगी, उसको पात्रादिभ्य प्रतिषेधो वक्तव्य से रोक करके बन जाएगा। ठीक है ना, स्त्रीलिंग में नहीं बनाना है, ये तात्पर्य है।
स्त्रीलिंग में नहीं बनाना है। तो चलो यहाँ इसको ही विषय को पूरा करते हैं। तो पंचराजम, दशराजम और द्वयः त्रयः, यहाँ जो दूसरा प्रत्यय है वो ले लेंगे, ठीक है ना। तो एक तो प्रत्यय वो टच का बताया था मैंने, दो प्रत्यय है ना इसमें, एक टच प्रत्यय का हो गया और दूसरा है तत्पुरुषस्यांगुले है। नहीं इसमें, हाँ ये तो इसी का बनेगा, टच का ही, द्वयः त्रयः। जो दूसरा आज प्रत्यय आता है ना, वो तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे है, वहां द्व्यंगुलम त्रियंगुलम आदि, ये भी तो द्विगु समास के उदाहरण है ना। तो दो प्रत्यय हैं समास में, ऐसे समासांतः के अधिकार में दो प्रत्यय जहां पर द्विगु समास की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए वाक्य है ये, द्विगो तत्पुरुषत्व समासांतः प्रयोजनम। पंचगम दशगम में तो गो शब्द से है ही अलग से प्रत्यय, गोर तत्व की। चलो आगे देखते हैं अब। तो ये तो दोनों सूत्र एक अलग से संज्ञा के विषय में हो गए कि तत्पुरुष संज्ञा अधिकार सूत्र भी हो गया, ये संज्ञा सूत्र भी हो गया, और द्विगु भी संज्ञा सूत्र हो गया। अब ये प्रथम सूत्र आ रहा है तत्पुरुष का, जो कि समास करने वाला है, विधि सूत्र। तो द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही शुभ सुपा इति वर्तते, ये तो पीछे से चलते ही रहेंगे। तस्य विशेषणम एतद द्वितीया, तो तस्य कस्य, जो प्रथमांत सुप है, ठीक है ना। सुप सुपा दो शब्द लिए इन्होंने, और तस्य विशेषणम, तो तस्य में दोनों बातें आ जाएंगी, सुप और सुपा। तो क्रम से बोलेंगे ना कि तस्य विशेषणम एतत्, तो पहला जो द्वितीय शब्द है सूत्र में वो बनेगा सुप का विशेषण, और श्वेतादयः ये किसका बनेगा विशेषण, सुपा का। ये दोनों बन जाएंगे विशेषण। तो द्वितीयांतम सुबंतम और श्वेतादिभिः सुबंतैः सह, दोनों नहीं लिखाया, तात्पर्य वही लेना है हमें। समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कष्टम श्रितः कष्ट श्रितः, नरक श्रितः, अतीत का कांतारम अतीतः, वन को बोलते हैं कांतारातीतः, पतित नरकम पतितः, नरक पतितः। ऐसे ही गत शब्द है, ग्रामम गतः, ग्राम गतः। और अत्यंत का तरंगान अत्यस्तः, तरंगात्यस्तः, तो हिनात्यस्तः, तो इन भी उसी का पर्यायवाची है। प्राप्त शब्द में सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है, आपन्न भी वही अर्थ होता है, सुखम आपन्न, सुखापन्न, दुखापन्न। आगे ये गणसूत्र दे दिया है, श्रितादिषु गमी गाम्यादि नाम उपसंख्यानम। तो गमी और गामी दो शब्द लिए इन्होंने। तो गमी को तो हम उसमें ले सकते हैं जो अणादि में सूत्र आया था ना, गमे ऋणि, गमे ऋणि, गम धातु से इनी प्रत्यय। और कौन से काल में होता है उसके लिए अष्टाध्यायी का सूत्र है, फिर भविष्यति, बोलो, भविष्यति गम्यादय। तो ये गम्यादय में जो गमी शब्द है, ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, गमे ऋणि सूत्र की ओर, कि अर्थात वो जो अणादि में शब्द हैं वो भविष्यत काल में हो जाते हैं। और गामी जो है ये अष्टाध्यायी के सूत्र से ही बनाना है हमें। वहां पर आवश्यक अर्थ में आवश्यका धर्मण्यो ऋणिनी ही, ऋणिनी प्रत्यय करके गामी, अवश्य जाने वाला। अच्छा जी, आंगणित आगामी है उणादि में। प्रत्यय तो वही रहेगा इनी, लेकिन आंग उपसर्ग लगाएंगे तो प्रत्यय को ऋणित के समान भी कर दिया, तो आगामी बन जाएगा। और यहाँ क्या है, गामी, ये आगामी नहीं है, यहाँ ऋणि प्रत्यय अष्टाध्यायी के सूत्र से होगा, आवश्यका धर्मण्यो ऋणिनी। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि हमने जब ऋणिनी प्रत्यय करके बनाया, कृत प्रत्यय करके बनाया, तो कृदंत शब्द हो गया, और कृदंत के कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, कर्तृकर्मणो कृति, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। तो ग्रामस्य होना चाहिए ना, फिर ग्रामम गमी, ये ग्रामम गामी, तो ग्रामम गामी में क्या होना चाहिए, ग्रामस्य गामी। तो ये द्वितीय श्रुतातीत लग कैसे जाएगा, इसमें गण सूत्र बन कैसे गया ये। तो देखो सूत्र द्वितीय करने वाला एक और भी तो है गत्यर्थक धातुओं के साथ में, कौन सा है, ध्यान आ रहा है, गत्यर्थ कर्मणि।
गत्यर्थ धातु में जो कर्म होता है तो द्वितीया चतुर्थ्यौ, द्वितीय चतुर्थी का विधान किया है, तो ये किसका अपवाद हो गया? कर्तृकर्मणो कृति का, ठीक है ना। तो यहाँ कृदंत के प्रयोग होने पर भी द्वितीया ही होती है। तो इस तरह से ग्रामम गमी, ग्राम गमी जो अनादि वाला हो गया, ग्रामम गामी ग्राम गामी ये अष्टाध्यायी का हो गया। आगे है उदनम बुभुक्षु हो। अब बुभुक्षु शब्द को देखें हम तो ये भी तो कृदंत है, यहाँ भी षष्ठी होनी चाहिए, यहाँ तो नहीं लग जाएगा गत्यर्थ कर्मणि, यहाँ कैसे करेंगे द्वितीया? तो यहाँ षष्ठी के निषेध के भी तो सूत्र हैं, फिर कर्तृकर्मणों कृति के अपवाद उसी प्रकरण में दिए हुए हैं। देखो वहां एक सूत्र आता है, न ल उ उक अव्यय न लोकाव्यय निष्ठा, न ल उ उक अव्यय उ आ गया, तो उ प्रत्यांत है ये, सनाशन से भिक्ष उ बुभुक्षु, तो उ प्रत्यांत के कर्म में षष्ठी नहीं होती, तो कर्म तो है ही है, द्वितीय हो जाएगी। तो ओदनम बुभुक्षु, ओदनम बुभुक्षु। तो ये गण सूत्र में ये शब्द और बढ़ा दिए हैं, गमी और गामी, और आदि कह करके फिर और भी ले सकते हैं। आगे स्वयं तेना, कुतः प्रत्यय स्वयं ही करना है, किसी और से नहीं करवाना है। तो स्वयं एतद अव्ययम, अब देखो अव्यय लिया है यहाँ पर इन्होंने, स्पष्ट स्वीकार किया, क्योंकि मकारांत भी तो पढ़ रहे हैं पाणिनि सूत्र में, तो मकारांत भी हम इसी से मानेंगे, निपातन से। तो स्वयं इत्येतद अव्ययम आत्मना इत्यस्य अर्थे, अर्थ भी देखो कौन सा दे रहे हैं ये, आत्मना तृतीयांत, आत्मन का तृतीयांत आत्मना। तो स्वयं का अर्थ बोलो क्या बना फिर? अब जो आत्मना का अर्थ है वही लेना है, अपने द्वारा, ठीक है ना। और छोटा सा बोले स्वयं से, हिंदी में क्या कहते हैं? अपने आप, ठीक है ना। अपने आप उठा लो भाई, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है ना। कोई वस्तु उठानी है, कोई कार्य करना है, अपने आप करो, अपने आप उठा, अपने आप करो, ठीक है ना, अपने आप। अपने आप में दो बार बोलना पड़ता है, अपने आप, अपने में भी अप आ गया, आप में भी अप आ गया ना, अपने आप। तो स्वयं का वही अर्थ है यहाँ पर। तो तस्य द्वितीय आसह, अब द्वितीय का अधिकार चल रहा है पीछे से, द्वितीय श्रुतातीत से, तो यहाँ कैसे घट जाएगा? घटेगा नहीं, जुड़ पाएगा। तो ये बातें भी ध्यान रखनी होती है हमें अर्थ करते समय। वहां कोई जो है जबरदस्ती नहीं की जाती है सूत्र के साथ में कि नहीं द्वितीय की निवृत्ति आ रही है, तुझे अपने में समाविष्ट करना ही होगा इसको, चाहे कैसे ही करो, तो कोई संबंध नहीं जुड़ेगा यहाँ, क्योंकि अव्यय वैसे ले लिया हमने, अर्थ भी आत्मना का निकल रहा है, और आत्मना का अर्थ निकल रहा है, ये व्यवहार से पता लग जाता है। और कितना व्यवहार में आता है ये स्वयं शब्द बोलने में, हिंदी में भी हर वाक्य में जो है स्वयं स्वयं बहुत प्रयोग में आता है, तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये। तो तस्य द्वितीय सह संबंधो नोपपद्यते इति द्वितीय ग्रहणम उत्तरार्थम अनुवर्तते, आगे के लिए जाएगा, यहाँ नहीं। तो स्वयं इत्येतत् सुबंतम उक्तान्तेन सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब इसका हम विग्रह भी उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि समास करने में ही वो अर्थ आ पाएगा। तो स्वयं धौतौ पादौ, तो धौत शब्द धावु गति शुद्ध धातु से निष्ठा करेंगे, ऊठ हो जाएगा, और एत्य धत्ती उत्सु से वृद्धि हो जाएगी, तो धौत बन जाता है। तो अपने आप से धोए हुए पैर। अब देखो यहाँ स्वयं का अर्थ आत्मना हुआ कि नहीं? क्योंकि धौत शब्द में जो निष्ठा आया वो आया कर्म में, कर्म कौन है? पाद। तो कर्ता में तृतीया होती है नहीं, नियम तो ये होता है ना, कर्ता में तृतीया। अब कर्ता यहाँ और तो कोई है नहीं, स्वयं शब्द ही तो है, लेकिन अर्थ तृतीया का ही निकल रहा है उसका भी, यानी स्वयं के द्वारा, स्वयं अपने आप के द्वारा धोए हुए पैर। ऐसे ही स्वयं विलीनम आज्यम, आज्य माने घृत, तो घृत स्वयं से ही विलीन हो गया, किसी वस्तु में डाला सब में समा गया।
तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आप समास नहीं करोगे तब भी आप स्वयं बोलोगे, समास कर दोगे तब भी स्वयं बोलोगे, तो अंतर क्या पड़ा? तो कहा कि अंतर ये पड़ा कि समास करने से ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समास समासत्वाद् भवति, ये वाक्य तो बहुत आएगा बार बार। जब समास करने पर और न करने पर दोनों प्रकार से भी कोई अंतर नहीं दिखाई देता है वाक्य की संरचना में, तो क्या कहा जाता है कि समास का यहाँ परिणाम है एक पद बनाना, और एक पद जब समास पूरा बन जाता है तो समास में जो वेद स्वर हैं वो भी चरितार्थ हो जाते हैं, वो वहां हो जाएंगे। तो ये होता है उसका प्रयोजन फिर, ऐक पद्यम ऐक स्वरियम, एक पद हो जाना और एक स्वर जो समास में किया गया है वो हो जाना, ये इसके प्रयोजन होते हैं फिर। धौत शब्द में यहाँ पर धातु धातु, वैसे धातु धातु सेठ है, लेकिन यहाँ इडागम नहीं हुआ है क्योंकि उदित है ना ये, तो उदित होने से विकल्प से इडागम का विधान किया है, तो विकल्प से किया है तो इडागम का भी उदाहरण आना चाहिए ना फिर, धावितौ। क्या समाधान होगा? विकल्प से किया है तो धावित भी तो बनना चाहिए, लेकिन वहां एक और भी तो सूत्र है जो बैठा हुआ है कि यदि किसी धातु को कहीं पर विकल्प से इडागम किया गया है तो एक प्रत्यय ऐसा है जहां बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा सूत्र है? बहुत बार बोला था मैंने उस समय जब 7वां अध्याय चल रहा था, यस्य विभाषा, ठीक है ना। कहीं भी आपने विकल्प कर दिया हो यदि, तो निष्ठा में फिर विकल्प नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए इडागम नहीं हुआ। खट्वा क्षेपे, अब खट्वा शब्द, ठीक है ना, बहुत सावधान करने वाला है ये। तो खट्वा शब्दो द्वितीयांतः कांतेन सह क्षेपे गम्यमाने समस्यते। हिंदी में भी देखो इसी का बिगड़ा हुआ चलता है ना, खाट कह दें या और थोड़ा सा देहात में जाएं तो खटिया, सुना है नहीं? खटिया शब्द, खाट खटिया ये सब चलते हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ सूत्र क्या कह रहा है कि एकतांत के साथ समास करेंगे लेकिन क्षेप गम्यमान होने पर, निंदा गम्यमान होने पर। तो क्षेपो निंदा, और ये निंदा निकलेगी समास करने के बाद, क्योंकि समास का अर्थ है ना ये क्षेपे, निंदा अर्थ में समास होता है। क्या सूत्र ये भी कह रहा है कि निंदा अर्थ में विग्रह होता है? ये तो नहीं कह रहा है ना। तो निंदा अर्थ निकलेगा समास से, तो समाज से निकलेगा तो फिर विभाषा का अधिकार चल रहा है, उसका क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए रोक दो उसको, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, इस सूत्र में मत लाओ, ठीक है भाई, नहीं लाएंगे। तो तेन विभाषाधिकारे भी नित्य समास एवं, क्यों कि नहीं वाक्य न क्षेपो गम्यते। खट्वारोहणम च यह, अब खट्वारोहण जो कहा जा रहा है यहाँ पर, इसका तात्पर्य क्या निकलेगा, क्योंकि निंदा अर्थ ले रहे हैं आप। तो कहा कि इसका तात्पर्य है विमार्ग प्रस्थानस्य उपलक्षण। कोई विमार्ग कुमार्ग तात्पर्य विरुद्ध मार्ग पर यदि चल पड़ता है तो उसको बताने के लिए ये शब्द प्रयोग में आता रहा है। और उस अवस्था में कोई भी ऐसा कार्य हो जो शास्त्र के विरुद्ध जा रहा हो तो वो सभी कार्य खट्वा शब्द से गृहीत हो जाएंगे। तो सर्व एव अविनीतः, कोई भी यह किसी प्रकार से भी यदि उसने विनय का पालन नहीं किया है, शास्त्र की मर्यादा का यदि भंग किया है, तो उस अवस्था में उसको कहा जाएगा खट्वारूढ़ः इति उच्यते। तो प्राचीन काल में ये परंपरा चली आ रही है ऋषियों की कि जब भी छात्र अध्ययन करते थे विद्यालयों में, गुरुकुलों में, तो वहां पर विवाह संस्कार बिना गुरु की आज्ञा के वो नहीं होता था, और विद्या पूरी होने के बाद, अब विद्या भी अधूरी, गुरु की भी अनुमति नहीं है, और बस चढ़ गई दिमाग में कि हम तो विवाह करेंगे। तो अब उसके लिए कहा जाएगा कि इसने अविनीत अविनय पूर्वक कार्य किया है, ठीक है ना, विमार्ग का प्रस्थान, विमार्ग पर प्रस्थान कर लिया इसने। तो खट्वारूढ़ो जालमः, खट्वारूढ़ शब्द से कहा जाएगा। खट्वा प्लुतः, इसका भी वही तात्पर्य है, इनके अपथ प्रस्थितः, कुमार्ग पर प्रस्थान कर दिया इसने, इत्यर्थः।
आगे कहा कि क्षेप इति किम, अगर निंदा नहीं है तो फिर ये सूत्र समास नहीं करेगा। जैसे खट्वाम आरूढ़, ये यहाँ किसी और के लिए कहा जा रहा है, कोई खट्वा पर चढ़ के बैठ गया है, लेकिन वो निंदा की दृष्टि से नहीं है, यहाँ एक सामान्य वाक्य है। तो यहाँ पर द्वितीय ही रही ऐसे ही, खट्वाम आरूढ़, पृथक पृथक पद है, ये समास नहीं। आगे सामी, ये भी अव्यय आ गया, पीछे भी अव्यय था, ठीक है ना। अव्यय के प्रकरण में पीछे अव्यय वो था स्वयं शब्द, तो ये भी अव्यय है। यहाँ सामी तेतद अव्ययम अर्ध शब्द पर्याय है, उसके अर्थ को भी खोल दिया है, क्योंकि प्रचलन में कम आता है, तो अर्ध शब्द का पर्यायवाची है ये। आचार्य जी, इसी का सेमी कहते हैं ना, सेमी आधा के लिए। हाँ, इंग्लिश में भी देखो ना, सेमी, सेमी कंडक्टर, तो सेमी वहां भी सेमी फाइनल, तो आधा, आधे अर्थ में खूब प्रयोग में आ रहा है, यही शब्द चल रहा है, देख लो पूरा प्रभाव है इसका, लेकिन बिगड़ करके पहुंच गया प्रभाव। इसलिए यहाँ अर्थ खोलने के लिए जो अधिक प्रचलन में शब्द आ रहा है अर्ध, उसको दिया, क्योंकि किसी शब्द का पर्यायवाची जब बताते हैं किसी और शब्द को बोल करके, तो वही शब्द बोलेंगे जो अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त है, तभी समझ में आएगा दूसरे के। तो सामी का जब अर्थ, अर्ध का अर्थ हुआ आधा, और उसी वही अर्थ सामी शब्द का है, तो इससे क्या कोई द्रव्य अर्थ निकलता है? हमने कहा आधा, तो आधा तो कुछ भी हो सकता है, तो आधा किसी द्रव्य का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, तो ये कैसा हो गया? असत्ववाची। और जब कोई शब्द असत्ववाची होता है तो वो कोई कारक नहीं बनता किसी का, अर्थात क्रिया की सिद्धि में वो सहायता नहीं करता है, जो स्वयं ही असत्व है। देखो, एक दार्शनिक दृष्टि से सोचो कि क्रिया, क्रिया जब हो रही होती है तो क्रिया गुण, क्रिया धर्म किस में रहता है? द्रव्य में। द्रव्य में। पकड़ ली ना बात अब, द्रव्य में क्रिया रहती है, तो जिसमें क्रिया रहेगी वही तो क्रिया की सहायता कर सकता है। कोई किसी की अगर आर्थिक दृष्टि से सहायता कर रहा है, तो जिसके पास अर्थ होगा वही तो आर्थिक सहायता करेगा किसी की, है ना। तो क्रिया की सिद्धि में जो सहायक कैसा लाए, तो स्वयं में क्रिया ही नहीं होती, तो भागो यहां से, आप नहीं सहायता कर सकते मेरी, तो द्रव्य ही सहायता करते हैं क्रिया की, और ये सिद्धांत है ये। इसीलिए कहा गया है कि क्रिया द्रव्य में रहती है, द्रव्य का धर्म है क्रिया। इसलिए असत्ववाची होने से, अब द्वितीया क्योंकि कर्म है ये, और कर्म है कारक, और कारक होता है क्रिया की सिद्धि में सहायक, ये तो नहीं हो पाएगा, तो कोई संबंध नहीं है। तो तस्य असत्ववाचित्वा द्वितीय या नास्ति संबंध, द्वितीय संबंध कैसे जोड़ेंगे हम कि द्वितीयांतम सुबंतम, जो पीछे से आ रहा था, सुबंत तो कह सकते हैं क्योंकि सुब तो अव्यय से आ ही जाते हैं, लेकिन द्वितीय नहीं आ सकती, इसलिए अर्थ किया। दयानंद सरस्वती जी प्रथम रत्नम में ईश्वर का बताते हुए चेतन वस्तु कहा है। तो ईश्वर वस्तु है, तो क्या बात है, ईश्वर को वस्तु नहीं रखना है। और देखो एक चीज और बताएं, जो वस्तु नहीं होती है, तो वस्तु से एक शब्द बनता है वास्तविक, तो वास्तविक भी नहीं है फिर वो। अगर ईश्वर वस्तु नहीं है तो ईश्वर कैसा है? अवास्तविक। फिर तो वास्तविक है ही नहीं वो, क्या चर्चा कर रहे हो आप ईश्वर की? है, वास्तविक चीजों की चर्चा करो ना, तो ईश्वर तो वस्तु है। ये तो बहुत समझने की बात है, उसको वस्तु से हटाना नहीं, वस्तु धर्म से। ईश्वर द्रव्य है, ईश्वर में गुण होते हैं, ठीक है ना, और ईश्वर में क्रिया भी, कर्म भी होता है, लेकिन वो कर्म हम अन्य प्रकार से घटाएंगे। कर्म करने की सामर्थ्य, दूसरे में कर्म करने की सामर्थ्य, दूसरे के साथ में जो कर्म करना होता है, वो भी धर्म तो है ईश्वर का। प्रकृति में वो कर्म कर देता है कि नहीं? तो स्वयं में कर्म नहीं होता, क्रिया नहीं होती, लेकिन दूसरे में करने की सामर्थ्य उसके अंदर है।
इसलिए कर्म भी है ईश्वर में, गुण भी है ईश्वर में। तो ईश्वर द्रव्य है, और द्रव्य है तो वस्तु है। वस्तु और द्रव्य पर्यायवाची है एक प्रकार से। चलो, तो ये यहां द्वितीय का संबंध नहीं होगा, तो केवल इतना कह दिया कि तत् यानी कि सामी सुबंतम तांतेन सह समस्यते, तो सु प्रत्यय ले आएंगे, सीधा सा एक कॉमन प्रत्यय जो है ना सु आ जाएगा। तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो सामी कृतम, सामी पीतम, सामी भुक्तम। अब यहां भी देखो वही प्रश्न आया कि आप समास करें या न करें। पद तो ऐसे ही रहेंगे दोनों, सामी कृतम, रेखा एक कर दो या ना करो, लेकिन स्वर में और एक पद होने में अंतर आ जाएगा। वैसे दो पद गिने जाएंगे, अब एक पद हो गया पूरा। तो ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च समासत्वात् भवति। आगे कालाह। अब कालाह पर भी यहाँ एक बात समझने की है। केसी कालाह की अनुवृत्ति हम अगले सूत्र में भी ले जाएंगे। देखो, कालाह शब्द में तो अनुवृत्ति आ रही है तेन की, और यही कालाह शब्द जब आगे जाएगा अगले सूत्र में, वहां एक तेन की अनुवृत्ति नहीं होगी। तो क्या समझ में आया कि कालवाचियों का तांत के साथ में ये समास कर रहा है, और अगला सूत्र कालवाचियों का सभी के साथ में कर रहा है समास। तो सभी के साथ में करने से क्या अक्तांत नहीं आ गए? बोलो। सभी के साथ समास कर रहा है अगला सूत्र कालवाचियों का, तो आगे कि नहीं आगे अक्तांत भी उसमें? आगे तो ये सूत्र अनावश्यक हो गया ना? ये अनावश्यक बन जाएगा नहीं फिर? मतलब है? अत्यंत संयोग है क्या? नहीं, वहां अत्यंत संयोग कहा है, मान लिया, और यहाँ कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ कुछ भी नहीं कहा है। अब क्या होगा? यहाँ कुछ भी न कहने पर भी अब हमें विवश होकर के अनत्यंत संयोग अर्थ लेना ही पड़ेगा। हो गया स्पष्ट कि अनत्यंत संयोग में तांत के साथ समास होता है। फिर समझो बात के लिए, अनत्यंत संयोग होने पर तांत के साथ समास होगा, या यूं कह दो कि यदि कालवाची का तांत के साथ समास होगा तो अनत्यंत संयोग होने पर होगा। यदि कालवाचियों का किसी और के साथ समास होगा तो अत्यंत संयोग होने पर होगा। अब ये पूरा स्पष्ट हो गया, और अलग अलग पढ़ना भी सार्थक हो गया। तो द्वितीया तेन इति वर्तते। कालवाचिनः शब्दा द्वितीयांतः क्तान्तेन सह समस्यन्ते विभाषा तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये विभाषा वही महाविभाषा है। तो वही वाक्य यहाँ कहा आगे, जिस पर हमने अभी चर्चा कर ली है कि अनत्यंत संयोगार्थम वचनम। ये सूत्र, वचन का तात्पर्य, ये जो सूत्र पृथक से पढ़ा गया है, पृथक पढ़ना और एक साथ पढ़ना, बस यही तात्पर्य है। ऐसा नहीं है कि ये वचन जो काला शब्द है आगे नहीं ले जा, आगे तो ले जाएंगे हम इसको, लेकिन पृथक रूप से जो पढ़ा गया है, बस यही प्रयोजन दिखा रहे हैं, ये अनत्यंत संयोग के लिए है। अब कैसे अत्यंत संयोग होता है, कैसे अनत्यंत संयोग होता है, ये बात समझने की है मुख्य रूप से। अब तभी ये दोनों सूत्र समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब यहां देखो एक एक करके कि काला इति न स्वरूप विधि। पहली बात तो ये कही कि यहाँ पर काल शब्द जो पढ़ा है सूत्र में, तो हम यही तो अर्थ करेंगे कि द्वितीयांत काल शब्द का समास। ऐसे नहीं, स्वरूप से नहीं लेना है। पीछे भी ऐसे सूत्र आ चुके हैं जहां स्वरूप से ग्रहण नहीं भी किया है, उनके अर्थ को लिया है। तो यहाँ काल से लेंगे कालवाची शब्द, स्वयं काल शब्द नहीं, तो स्वरूप विधि नहीं है ये। अब इसको है संख्या वंशीय नायक। हाँ, संख्या वंश न, संख्या और भी कहीं आता है तो वहां भी ऐसे ही लेते हैं। तो अब यहाँ पर कालवाची शब्दों में अनत्यंत संयोग कैसे होता है वो दिखा रहे हैं पहले, कि क्षण मुहूर्ताश चराचरा। ये चराचरा क्या चीज है? चराचर, चर और अचर
ऐसे करेंगे समास कि जो चर भी हैं और अचर भी हैं, ऐसे करें? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये चर धातु से अच प्रत्यय करके हमने चर बनाया, लेकिन उसी अच प्रत्यय के परे रहते, पीछे भी ये मैंने बताया था जो इसका वार्तिक था। मैं पहले अर्थ बोलता हूं कि चर धातु को अच प्रत्यय परे रहते द्वित्व हो जाता है और अभ्यास को आक का आगम हो जाता है। ध्यान आ रहा है? चारी चली पति बदीनाम उपसंख्यानम, चरी चली पति बदीनाम उपसंख्यानम आक चाभ्यासस्य। तो चराचर, चलाचल, पतापत, वदावद, ये उसके उदाहरण हैं। तो अर्थ में अंतर नहीं आएगा। चर धातु से अच प्रत्यय करेंगे तो क्या अर्थ होगा? चलने वाला, पचाद्यच। तो जो अर्थ चलने वाला का है वही अर्थ चराचर का भी है। अब मत करना कि जो चर भी है और अचर भी है। चराचर का अर्थ हो गया चलने वाला, अर्थात गतिशील, स्थिरता नहीं है उसमें, और इसीलिए अनत्यंत संयोग बनेगा। अब ये कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना? कभी इधर कभी उधर, किसी एक के साथ नहीं, निरंतरता नहीं है एक के साथ। तो इधर उधर जो होना यही है यहाँ पर चंचलता, चरता, गतिशीलता। तो ये हो गए 6 मुहूर्त, क्षण मुहूर्ताश चराचरा। तो मुहूर्त होते कितने हैं वैसे? चलो थोड़ा गणित का विषय ले लेते हैं, ज्योतिष का। मुहूर्त कितने होते हैं? 8 मुहूर्त। 15, बल्कि सारे मिलाएं हम 24 घंटे के तो बनेंगे 30 मुहूर्त। और एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है, या पहले हम उन्हीं के शब्दों में कहें तो एक मुहूर्त कितनी घड़ी होती है उसमें? 1.5। दो, 2 घड़ी। अब अगला प्रश्न, एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? तो तुम घड़ी देखोगे, इसमें 60 मिनट है, हमारे में तो 40। यहाँ घड़ी नहीं देखनी है, घड़ी का जो एक माप है, घटिका, ठीक है ना, उसमें होते हैं 48 मिनट। तो तीनों उत्तर गलत आए हैं तेजस्विनी। 3 आउट ऑफ 3, 0। फिर देखो, मुहूर्त होते हैं 30, एक मुहूर्त में 2 घड़ी, एक घड़ी में 48 मिनट, तो एक मुहूर्त में 96 मिनट। जरा गुणा करना 96 को 30 से, कहीं हम गलत तो नहीं चल रहे हैं? क्योंकि अगर यहीं से आधार गलत हो जाएगा तो फिर आगे उत्तर गलत बनेगा ना, परिणाम गलत आएगा। फिर कितना हुआ? 96 गुणा 30, और हम्म, 2880। 2880, ये क्या हो गए? मिनट। अब इनको भाग दे दो 60 से, क्या आया उत्तर? नहीं बना? देखो, हमारे पास है 30 मुहूर्त, और एक मुहूर्त में हुए 2 घड़ी का होता है ना, तो 48 दूनी 96, तो 2880। ये 2880 क्या है? ये है मिनट। और ये बने हमारे 24 घंटे में। 24 घंटा पूरा मानेंगे ना? 15 जो 30 मुहूर्त हैं पूरा 24 घंटे में ही तो माने जाएंगे, 12 घंटे में नहीं। तो इस तरह से ये 24 घंटे के मिनट बने। तो 24 से अगर भाग देंगे हम, 24 से अगर भाग देंगे, नहीं 24 से क्यों, 60 से, इसको 60 से भाग देंगे, ठीक है ना, भाग 60 है। तो ये उत्तर आया 48। 48। नहीं, कहाँ गलती हुई है? देखो,
15 और 15 30 मुहूर्त। अच्छा जी 41 पॉइंट है 41 पॉइंट क्या? 41 नहीं, 30 मुहूर्त हो गए ना दोनों, पूरे मिला करके, रात और दिन के पूरे मिला करके हो गए 30 मुहूर्त, और एक मुहूर्त में हुए 96 मिनट। तो मिनट तो ये बन गए। अब इसको यदि हम घंटों में परिवर्तित करें, तो 48 घंटे। नहीं नहीं, भूल वहां हो रही है। ये जो 15 मुहूर्त सारे माने जाएंगे टोटल मिला करके, क्योंकि 2 घड़ी का जो स्वीकार करते हैं इसके लिए। वो दोनों मिला करके 48 दुगना हो गया ना, 24 घंटे। तो 15 मुहूर्त हुए 24 घंटे में, ठीक है ना। 15 मुहूर्त हुए 24 घंटे में। अब देखो यहां पर कि इन्होंने क्या कहा है, इनका वाक्य है कि क्षण मुहूर्ताश चरा चरा है। इसमें से 6 मुहूर्त ऐसे हैं जो जो गतिशील हैं ते कदाचित अहर गच्छन्ति कदाचित रात्रि। वो कभी तो दिन में आते हैं और कभी रात्रि में आते हैं, ठीक है ना, कभी दिन में और कभी रात्रि में। तो कभी दिन में कभी रात्रि में, क्यों? तो देखा होगा कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात्रि बड़ी होती है, ठीक है ना। और दिन और रात्रि का जो बड़ा होना होता है वो कहाँ तक बड़ा होना होता है? तो वहां पर 3 मुहूर्तों का अंतर पड़ जाता है। 3 मुहूर्तों के तात्पर्य होता है 48 तियां करके 2 घंटा। 48 तियां कितना बैठेगा? 48 को 48 को 3 से गुणा करके, और इसको फिर 6 दूनी 12, 2 घंटे ये हो गए 24, 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट का अंतर आ जाता है। जैसे हम दोनों को आधा आधा करें दिन और रात्रि के लिए, तो क्या कहते हैं, 12-12 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। ये तो हो गए बराबर बराबर। लेकिन अंतर आते आते एक सीमा आएगी ना, कहाँ तक अंतर आएगा? जहां हम लोग रह रहे हैं यहाँ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अंतर कहाँ तक आएगा? तो अंतर आएगा 2 घंटा 24 मिनट तक का, यानी कि 12 घंटे की जगह हो जाएंगे 14 घंटे 24 मिनट तक। तो उतने उधर से घटाने पड़ेंगे फिर। अगर दिन बड़ा है तो रात्रि में से घटेंगे। फिर समझना बात को, हमने दिन को बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 3 मुहूर्त। तो वो 3 मुहूर्त आएंगे कहाँ से? रात्रि में से ही तो आएंगे, वो रात्रि में से आएंगे। तो रात्रि में से 3 वो आए और 3 धर के 6 हो गई है। अब इन 6 मुहूर्तों में ही चला फिरी होती रहेगी। अब रात्रि बड़ी हुई मान लो, तो रात्रि बड़ी हुई तो यही 3 मुहूर्त दिन वाले वो रात्रि में पहुंचेंगे फिर, और 3 रात्रि के भी पास उसके पास पहले से हैं। वो कौन से पहले से हैं? जो कि कभी दिन के भाग बने थे। फिर बोलो, देखो दिन 12 घंटे का, रात्रि 12 घंटे की। अब 3 मुहूर्त इधर के ले लो, 3 मुहूर्त उधर के ले लो, 15-15 में से। तो 15 में स्थाई कितने रहे? 12 इधर स्थाई रहे। नहीं नहीं, 15 के आधे आधे करना ना, 7.5 7.5। तो इधर के स्थाई उधर के स्थाई वो तो हमेशा बने रहेंगे, अर्थात 2 घंटा 24 मिनट से अधिक अंतर नहीं आएगा दिन में और रात्रि में। तो जो अतिरिक्त समय है वो तो स्थायी रहा ना, वो रात्रि का स्थायी रहा अलग, दिन का स्थायी रहा अलग। लेकिन जिनमें गति हुई है, जिनमें गति हुई है वो 3 और 3 6 मुहूर्तों में गति होती रहती है, कभी इधर और कभी उधर। इसीलिए कहा गया है कि क्षण मुहूर्ताश चरा चरा। बाकी नहीं, बाकी जो 9 मुहूर्त हैं वो तो स्थायी हैं दोनों के लिए, उनमें अंतर नहीं आएगा। 6 मुहूर्तों में अंतर आता रहता है। ते कदाचित अहर गच्छन्ति कदाचित रात्रि। जब दिन के साथ जोड़ेंगे ये, तो दिन हो गया 14 घंटा 24 मिनट का। जब रात्रि के साथ जोड़ेंगे तो रात्रि हो गई 14 घंटा 24 मिनट की।
हो गया स्पष्ट? तो ये क्या हो गया? अनत्यंत संयोग। अत्यंत संयोग नहीं है कि लगातार रात्रि के साथ रहें या लगातार दिन के साथ रहें। फिर क्या होगा? पूरे वर्ष 12 महीने, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। होता है कहीं ऐसा? हो ही नहीं पाएगा, एक क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि इससे अधिक भी अंतर आ सकता है। 6-6 महीने का दिन, 6-6 महीने की रात्रि भी होती है कि नहीं? लेकिन हम ये कहाँ का निर्णय कर रहे हैं? भाई भूमध्य रेखा के आसपास जो रह रहे हैं, ये वहां प्रभाव पड़ेगा उनका। उसके बाद जितना हम बढ़ते जाएंगे, भूमध्य रेखा से दक्षिण को जाएं या भूमध्य रेखा से उत्तर को जाएं, उतना उसमें अनुपात की दृष्टि से अंतर आता जाएगा। एक दिन आ तो जाएगा ना इसको सर जी, समान रात्रि और दिन का काल दोनों का भी समान होगा। एक दिन तो आ ही जाएगा। हाँ हाँ, वो तो होगा ही, लेकिन लगातार तो नहीं रहता समान। लगातार समान नहीं रहता, अंतर आता रहता है। लेकिन अंतर कितना माना है इन्होंने? 6 मुहूर्त का। लेकिन यही अगर अष्टाध्यायी की व्याख्या वहां की जाए जहां 6 महीना के दिन, 6 महीने की रात्रि होती है, तो ये पंक्ति संगत हो जाएंगी, वहां वहां तो नहीं होंगी। तो हमें यहाँ की दृष्टि से अर्थ करना है इसका, ठीक है ना, जहां हम लोग रह रहे हैं यहाँ की दृष्टि से। चलो, तो ये अनत्यंत संयोग दिखाने के लिए कहा कि ये चराचर होते हैं ये। तो इसलिए अहरति श्रिता मुहूर्ता अह संक्रांता, ये समास दिखा दिया इन्होंने। तो अहर में द्वितीय है यहाँ पर, और द्वितीय किससे करते हैं? कालवाची के साथ में। बताना होगा क्या? कालाध्वनो रत्यंत, जैसे, हाँ, कालाध्वनो रत्न संयोगे, तो उसे द्वितीय भी यहाँ पर हो जाती है कालवाचियों के साथ में। अच्छा, जो अत्यंत है अत्यंत संयोग, वो काला का वहां योग भाग करके अर्थ करते हैं। उपाय सब है वैयाकरणों के पास में, उसकी चिंता मत करो। वहां काला को पृथक कर दिया गया है, और फिर अत्यंत संयोग है, ठीक है ना। वो दोनों हो जाता है वहां भी ऐसे ही जैसे यहाँ पर है। काला अध्वनो, काला ध्वनो ये हो गया, और फिर अत्यंत संयोग है। तो रात्रि सीता मुहूर्ता, रात्रि संक्रांता है। आगे है मास प्रमित चंद्रमा, यहाँ कैसे घटाएंगे अत्यंत संयोग? अब यहाँ देखो, दो प्रकार के चलते हैं ये जो पंचांग है। दक्षिण भारत का अलग है, उत्तर भारत का अलग है। यानी कहीं पर जो है वो प्रतिपदा से प्रारंभ करके अमावस्या पर समाप्ति करते हैं, अर्थात तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 2 बार आएगी ना प्रतिपदा। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी तो 15 दिन बाद क्या आएगी? पूर्णमासी आएगी या अमावस्या आएगी? बताओ, जल्दी बोलो। पूर्णिमा से आएगी। शुक्ल पक्ष की अमावस्या, है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा कितना दिखाई देता है? छोटा थोड़ा सा, बल्कि दिखाई देता भी नहीं, द्वितीया से दिखाई देता है। कहते हैं ना दूज का चांद। तो दूज का चांद शब्द क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि द्वितीया से ही दिखाई देना शुरू करता है, हल्की सी धारी। वो प्रतिपदा में नहीं दिखाई देगा। होता है, माना तो जाएगा, लेकिन वो दृश्य नहीं बन पाता है हमारे लिए। हाँ, मशीन से, दूरबीन से देखेंगे तो वो धारी दिख जाएगी हल्की सी। तो इस तरह से बढ़ना ही तो प्रारंभ हो रहा है ये। तो मास प्रमितः मासम प्रमातुम आरब्ध, मास को बनाना उसने प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। और फिर अंत होते होते जब पूर्णिमा आएगी तो पूरा बन जाएगा, पूरा चंद्रमा दिखाई देने लगेगा। अब क्या होगा? अब दूसरा पक्ष चल पड़ा, तो दूसरे पक्ष में अब घटना प्रारंभ हो गया। तो निरंतरता कहाँ रही फिर? निरंतरता नहीं रही ना। यही है यहाँ पर अनत्यंत संयोग, कि कभी तो मास को बनाना प्रारंभ करता है, कभी घटाना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, एक जैसा नहीं है। तो मास प्रमित चंद्रमा मासम प्रमातुम आरब्ध, कौन सा? प्रतिपद चंद्रमा इत्यर्थ। प्रतिपद तो 2 जगह आता है, तो अब अगर घटाना प्रारंभ मानेंगे, जहां से घटाना प्रारंभ करता है, तो वहां पर मासम प्रमातुम अर्थ कैसे घटाएंगे फिर? तो वहां मास बनाना, तो घटाने का काम भी तो बनाना ही हो रहा है एक तरह से, कोई समाधि थोड़ी हो रही है उसकी, वो भी एक प्रक्रिया है। तो उसको ऐसे घटाएंगे। लेकिन शुक्ल पक्ष का यदि लेते हैं हम, तो अधिक संगत दिखाई देता है यहाँ पर।
चलो अब उदाहरण आएंगे जहां पर अत्यंत संयोग है। तो अत्यंत संयोगे च काला इति वर्तते तेन इति निवृत्तम, उसको हटा दिया गया है। अत्यंत संयोग कृत्स्न संयोग, उसी को खोल दिया। कालस्य स्वेन संबंधिना व्याप्ति ही, तो कैसे होगा कृत्स्न संयोग कि काल का संबंध जिस वस्तु से बताया जा रहा है उस अपने संबंधी के साथ में स्वेन संबंधिना सह कालस्य व्याप्ति है, काल की व्याप्ति हो जाती है वहां पर। काल की व्याप्ति का तात्पर्य कालवाची जो शब्द जिस काल को बता रहा है, जितने काल को भी, जैसे मुहूर्त ने मुहूर्त भर को बताया है तो उतने की व्याप्ति हो जाएगी। रात्रि शब्द ने रात्रि के काल को बताया है, उतने काल की व्याप्ति हो जाएगी। दिन शब्द ने दिन के काल को बताया है, उतने की व्याप्ति हो जाएगी। तो कालवाचिनः शब्दा द्वितीयांता अत्यंत संयोगम माने सुपासः समस्यन्ते विभाषा तत्पुरुषस्य समासो भवति। मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम। अब यहाँ पर मुहूर्त जो भी हम मान रहे हैं 96 मिनट का, 2 घड़ी का, तो पूरा समय सुख रहा है, यानी कि सुख की जो अवधि रही है उस अवधि में सुख की न्यूनता नहीं रही, बराबर मात्रा में सुख अनुभव होता रहा है। अब सुख का रहना तो अनुभव करने वाले के ही ऊपर है। कहीं पर यदि ये कहा जाए कि यहाँ सुख है और अनुभव कोई नहीं कर रहा है तो ये व्यवहार में आएगा? तो सुख और दुख बिना व्यवहार के प्रयोग में नहीं आते। अगर सुख और दुख कहा जा रहा है तो कोई अनुभव करने वाला भी तो है वहां। तो अनुभव करने वाले ने एक मुहूर्त का जो काल है लगातार उसने अनुभव किया, ये क्या हो गया? अत्यंत संयोग। ऐसे ही सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्र शोभना, तो सर्वरात्र शब्द को तो अलग से बनाएंगे कर्मधारय करके, सर्वाच असौ रात्रिश्च सर्वरात्र, समासांत प्रत्यय हो जाएगा ना। किससे? अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि है, रात्रि शब्द आ गया ना, और सर्व शब्द है उसके साथ में, तो सर्वरात्र तो ये बन गया। अब द्वितीय करेंगे, कालवाची हो गया ना ये, तो सर्वरात्रम कल्याणी, सर्वरात्रम शोभना, सारी रात, इनके रात्रि का जितना भी काल है पूरा, उस पूरे काल तक कोई कल्याण करने वाली, स्त्रीलिंग में घटाएंगे, किसी महिला को ले सकते हैं इस तरह से। और सर्वरात्र शोभना यानी कोई ऐसी स्थिति, कोई परिस्थिति जो पूरी रात हमारे लिए अनुकूल रही, ठीक है ना। क्योंकि सर्वरात्र शब्द अलग है, कल्याणी अलग है, ध्यान रखना, उत्तर पदार्थ से प्रधान चल रहा है यहाँ पर। ये हम रात्रि को ही नहीं कहेंगे रात्रि कल्याणकारिणी है, ये तो कर्मधारय बन जाएगा फिर। सर्वरात्रम कल्याणी, पूरे रात्रि के काल तक कोई कल्याणकारिणी स्थिति या कोई वस्तु, ठीक है ना, वहां घटाएंगे। आगे तृतीया तत्कृतार्थ है ना गुणवचन, ये द्वितीय तत्पुरुष हो गया, एक एक करके व्यक्तियां आती जाएंगी इसमें ऐसे ही। तो यहां सुप्सुपा इति वर्तते तस्य विशेषणमेतत्, तस्य कस्य, तस्य कस्य, देखो सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। फिर कहा कि सुप्सुपा इति वर्तते, सुप्सुपा ये जो दोनों शब्द आ रहे हैं, तस्य विशेषणम एतत्, ये कहाँ घटाएंगे? यह उसका विशेषण है। क्या है? क्या? तस्य कस्य, और कौन सा विशेषण? किम विशेषणम है? एतत् शब्द किसको कह रहा है? ये एतत् विशेषणम तस्य कस्य, कौन सा विशेषण और किसका विशेषण? तृतीय विशेषण है सुख का। तो सुपा कहाँ चला जाएगा फिर? पीछे 2 शब्द बोले ना, सुप सुपा इति वर्तते और तस्य विशेषणम एतत्। तो देखो यहाँ दोनों बातें घटाएंगे कि तस्य अर्थात सुख को लेते हैं यदि हम, तो तृतीया बना विशेष, जो है तृतीया जुड़ जाएगा उसके साथ में, ठीक है ना।
यानी कि तृतीया का विशेषण। तो तृतीयांतम सुबंतम। और आगे है तत्कृत। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है, सूत्र की संरचना को देख के भ्रांत मत हो जाना। प्रथम वृत्ति में भी ये बात बता दी गई थी कि तत्कृत शब्द लुप्त तृतीयांत है। ये तत्कृत है ना, ये तो इन्हीं तत्कृतेन और अर्थेन, ये पृथक पृथक हैं, दो पद हैं ये। तत्कृत का अर्थ हो गया तत्कृतेन। तो इस तरह से यहां तत्कृतेन, अब तत् जो शब्द आ रहा है इसमें, यहां भी तो एक तत् शब्द है तत्कृतेन में। अब ये तत् शब्द किसको कहेगा? ये तृतीयांत को कहेगा, क्योंकि और तो कोई इसके समीप में है नहीं। अब तो क्या अर्थ होगा फिर? तृतीयांतेन कृतेन। लेकिन तृतीयांत तो एक शब्द है, और शब्द तो कुछ कर नहीं सकता। शब्द कुछ कर सकता है या शब्द का अर्थ कुछ कर सकता है? अर्थ करता है ना, शब्द नहीं करता कुछ भी। शब्द तो हमें अर्थ तक पहुंचा देता है, बस ये कार्य है शब्द का। तो फिर यहाँ क्या करेंगे अब कि तृतीयांत जो शब्द है उसका जो अर्थ है उसके द्वारा किया हुआ है, ये होगा तत्कृत का अर्थ। आ रही है आवाज? कहाँ से कट गया था? कनेक्शन कहाँ से कटा था, पहले ये बताओ। तृतीयांत तृतीयांतार्थ कृतेन। पूरा वाक्य बोलो, मैंने क्या बोला था, तब मैं समझ पाऊंगा। तत्कृत जहाँ में तक आप लोगों ने सुना है वो वाक्य कौन सा था? तत्कृत में तत् तृतीयांत को कहता है, वहां तक समझ में आया। क्या, ठीक है। तो देखो, गुणवचनेन को जोड़ेंगे हम तत्कृतेन के साथ में। तो तत्कृतेन का अर्थ हो गया तृतीयांतार्थ कृतेन। तृतीयांत शब्द का जो अर्थ है उसके द्वारा किया हुआ, ठीक है, ये हो गया तत्कृतेन। लेकिन वह अर्थ कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषता बताने के लिए है गुणवचनेन। और गुणवचन को हम कैसे देखते हैं? गुणम उक्तवान इति गुणवचनः, जिसने पहले गुण को कहा है और अब गुणी को कह रहा है। ये बात सदा ध्यान रखनी है, जहां जहां भी ऐसे शब्द आते हैं ना गुणवचन, बहुत सूत्र में आया हुआ है ये शब्द। तो जिसने पहले गुण को कहा, गुणम उक्तवान, या भूतकाल में करते हैं प्रत्यय हम, कर्ता में और भूतकाल में। तो गुणम उक्तवान इति गुणवचना, यही इसका विग्रह होता है। जिसने पहले गुण को कहा है और अब गुणी को कह रहा है, क्योंकि भूतकाल में कर लिया ना हमने ये, अब नहीं कह रहा है गुण को, अब गुणी को कह रहा है। और बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, जैसे शुक्ल शब्द गुण को भी कहता है और शुक्ल यानी कि सफेद को भी
शुक्ल और सफेदी को भी शुक्ल होता है, नहीं होता, ऐसे ही शब्द बहुत से होते हैं। तो यहाँ जो तृतीयांत शब्द के अर्थ ने जो घटना की है, जो कार्य किया है, वो कार्य कैसा है, तो उदाहरण में देख करके देखो। पहले इस पंक्ति को पूरा ले लेते हैं कि तृतीयांतम सुबंतम गुणवचने न अर्थ शब्दे न च, अर्थ को अलग कर दो बिल्कुल। समस्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो इन्होंने गुणवचने के अर्थ को नहीं खोला अभी पूरा। कीदृशेन गुणवचनेन, वो गुणवचन जिसने गुण को कहा है पहले, अब गुणी को बोल रहा है, वो कीदृशेन, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए वो, तो कहा तत्कृतेन, वो तत्कृत होना चाहिए, नहीं खुला अर्थ। और स्पष्ट किया तदर्थ कृतेन, अब भी नहीं खुला अर्थ। और स्पष्ट किया तृतीयांतार्थ कृतेन, आ गया देखो वही शब्द कि तत् का अर्थ हो गया तृतीयांत, फिर तृतीयांत तो शब्द हो गया, उसका जो अर्थ, जैसे शंकुलया है तृतीया, उसका अर्थ हो गया शंकुला नामक वस्तु, उसके द्वारा किया हुआ क्या, खंड। तो खंड किसे कहते हैं, टुकड़े को। देखो खंड शब्द का अर्थ क्या है, पहले ये बताओ मुझे, प्रत्यय करके टुकड़ा। बताना। यौगिक, यौगिक अर्थ क्या है, घय प्रत्यय हुआ है, और घय प्रत्यय होता है भाव में, तो भाव में खंड का अर्थ हो गया तोड़ना, टूटा हुआ टुकड़ा नहीं, तोड़ना। काण का अर्थ क्या हो गया, कण निमीलने, घय प्रत्यय भाव में, तो काण का अर्थ हो गया आंख का निमीलन करना, जिसकी आंख खराब हो गई है वो नहीं, क्रिया, क्रिया के रूप में लेना है ना, भाव के रूप में, आंख का निमीलन करना, कण निमीलन है। तो ये शब्द गुण को बोल रहे हैं अभी, लेकिन अब किसको बोल रहे हैं ये, अब वह खंड गुण है जिसमें तोड़ना क्रिया जिसमें हो चुकी है, अर्थात टुकड़ा, और आंख का निमीलन, आंख बंद हो गई है जिसकी, यानी कि खराब हो गई है, अब गुणी को बोल रहा है ये, इसे कहते हैं गुणवचन। लेकिन ये घटना करी किसने, किसने तो खंडन किया, किसने निमीलन किया, तो खंड किया शंकुला ने, निमीलन किया किरी ने, ठीक है ना। तो ये हो गए तृतीयांतार्थ कृत। तो शंकुलया खंड, शंकुला खंड, किरणा कारण, किरी कारण। अब अर्थ शब्द एक अलग है, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है, सीधा तृतीयांत शब्द लेना है, और वहां अर्थ का अर्थ होगा, अर्थ का अर्थ या अनर्थ, तो अर्थ का अर्थ होगा प्रयोजन, ठीक है ना। कोई कहे यहां हम क्यों रह रहे हैं, क्यों अनमोल, क्यों रह रहे हैं वहां पर, पठनार्थम, पठन प्रयोजन के लिए, अर्थ का अर्थ क्या हो गया, प्रयोजन। तो धान्य न अर्थ, धान्यार्थ, धान्य से प्रयोजन है किसी का, तो धान्यार्थ। तत्कृते नैतिकीम, अब जितना हमने अर्थ समझा तत्कृत का, उसी रूप में लेना प्रतिदारण। तो अक्षणा काण, तृतीया है इसमें अक्षणा, लेकिन जो काणत्व, क्या आंख ने कर दिया, आंख को आंख ने काना कर दिया क्या वहां तो किरी ने, बाण ने काना कर दिया, बाण लग गया, आंख खराब हो गई। लेकिन आंख स्वयं तो आंख को नहीं खराब करेगी, फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी, डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा, ये करें क्या, क्योंकि आंख आंख को खराब कर रही है, फिर तो आंख को ही निकालना पड़ेगा। जब आंख को ही निकालना पड़ेगा तो इलाज किस चीज का कराने गए थे हम तो इसलिए यहाँ तत्कृत अर्थ नहीं घटेगा। अब गुणवचने को देख लो कि पहले जिसने गुण को कहा है अब गुणी को कह रहा है, क्या वपावान शब्द ऐसा ही है, देखो गुण को तो कह रही थी भाई, गुण को भी नहीं, बल्कि वपा शब्द स्वयं भी ले लें हम बिना प्रत्यय के, तब भी वो किसी वस्तु को, वस्तु का वाचक शब्द था वपा, और वपावान कहें तो वपा से युक्त, तो अब भी गुणी को ही बोल रहा है, गुण को कहाँ कहा है इसने शब्द ने, अर्थात वपावत शब्द ने गुण को कहा ही नहीं था। ये पहले भी गुणी को बोल रहा था, अब भी गुणी को ही बोल रहा है। वपा क्या है हैं? वपा अर्थ, शब्द का अर्थ, वाक्य का, जी, शब्द वाक्य का अर्थ है, वाक्य का अर्थ है गाय से मोटा हो गया है खूब कोई, तो गाय से मोटा कैसे होता है, गाय का दूध घी खा करके। यहाँ गो शब्द से तात्पर्य है गो के द्वारा दिए जाने वाले द्रव्य,
ठीक है ना। अब जो 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 मांसाहारी हैं या जो पशु हिंसा मानते हैं वो क्या मानेंगे कि गाय का मांस खा करके, ये गलत अर्थ हो जाएगा, विरुद्ध सिद्धांत, विरुद्ध बातें हैं। तो गाय का दूध घी खा करके कोई हृष्ट पुष्ट हो गया, वपावान। पूर्व सदृश, आगे सूत्र देखो, पूर्व सदृश समूहार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही। तो अब यहाँ पीछे से तृतीया नहीं लेंगे, तो पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण है मिश्र लक्षण इत्येतैः सह तृतीयांतम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि पूर्व सदृश आदि जो शब्द आप तृतीयांत ले भी रहे हैं, तो तृतीया करने वाला कोई सूत्र भी तो पहले बता दीजिए हमें कृपा करके। तो कहा कि सूत्र तो कोई नहीं है, आप इसी सूत्र से कर लो। तो देखो ना, सूत्र कर रहा है समास, और लगे हाथों से एक कार्य और भी कर दिया ना, तृतीया का विधान भी कर दिया, तो क्या आपत्ति है, एक पंथ दो काज। तो अस्मादेव वचनात् पूर्वादिभिर्योगे तृतीया भवति, क्योंकि तृतीया हम करते हैं कर्तृकरणे तृतीया, या फिर उपपद व्यक्ति इत्यादि, तो कोई सूत्र वहां है ही नहीं ऐसा। या फिर एक और उपाय बताया कि आप इनको हेतु के रूप में यदि ले लेते हैं, तो वहां तो तृतीया करने वाला एक सूत्र है भी, हेतु है ना, कर्तृकरण्यो तृतीया सहयुक्ते प्रधाने येनांग विकारः इत्थम भूत लक्षणे संयोन्यतरस्याम कर्मणि, आगे हेतु, तो हेतु में भी तृतीया हो जाती है। मासेन पूर्वः मास पूर्वः संवत्सर पूर्वः मातृसदृशः पितृसदृशः मातृसमः पितृसमः। और ऊनार्थ का तात्पर्य ऊन शब्द अथवा उसका कोई अर्थवाचक अन्य शब्द पर्यायवाची दोनों ले लेंगे। तो ऊन के साथ में माशोन कार्षापणन, उसका पर्यायवाची माश विकलम कार्षापण विकलम, दोनों आ गए। असी कलह वाग कलह, झगड़ा होता है जो, वाग निपुण आचार निपुण, गुड़ मिश्र तिल मिश्र, आचार लक्षण, जो आचार से थोड़ा अच्छे व्यवहार वाला है उसी को कहेंगे आचार लक्षण है। थोड़े और शब्द बढ़ाए वार्तिककार ने कि पूर्वादिशु अवरस्य उपसंख्यानम, यहाँ पर अवर शब्द एक और जोड़ देना चाहिए पूर्वादि शब्दों में। तो मासेन अवरह मासावरह, यानी एक मास छोटा कम, संवत्सरावरह एक वर्ष कम। आगे कर्तृकरणे कृता बहुलम तृतीया इति वर्तते। अब यहां देखो कृदंत शब्द लेना है हमें कृता शब्द से, लेकिन कृदंत शब्द के साथ में करते हुए जो तृतीयांत शब्द आएगा, पहले तो ये देखो यहाँ पर कर्तृकरणे में विभक्ति कौन सी है, तो इसको दो तरह से ले सकते हैं, लेकिन एक अगले सूत्र में अगले सूत्र में देखना एक पंक्ति अर्थ में कि कर्तृकरणे कृत्यैः सह समस्येते, दी गई पंक्ति। अगले सूत्र में जो पंक्ति आ रही है कर्तृकरणे, यद्यपि यहां भी पाठ भेद मिलता है, ये जो पीडीएफ फाइल है इसमें है वहां पंक्ति कर्तृकरणयोर या तृतीया, वहां इस तरह से दिया है। लेकिन ये जो चौखंबा वाली पुस्तक है इसमें है कर्तृकरणे कृत्य ही सह, दिख गया ना वाक्य। तो समस्येते, तो यहाँ कर्तृकरणे में कौन सी व्यक्ति दिख रही है, प्रथमा का द्विवचन, तो वही प्रथमा का द्विवचन यहाँ भी, ठीक है ना, यहाँ भी ले लो। तो यहां जब ले लेंगे हम तो क्या अर्थ बनेगा कि कर्तृकरणे कृता, तो कैसे अर्थ करेंगे, यानी कृदंत के साथ में कर्ता और करण ये जो हैं, यानी प्रथमा वृत्ति, यदि हम प्रथमा का द्विवचन मानते हैं उस अवस्था में, क्योंकि पद्मंजरी में भी ऐसा ही स्वीकार किया है कि कर्तृकरणे इति प्रथमा द्विवचनम,
और कहीं कहीं पर सप्तमी माना है समाहार द्वंद्व करके। अर्थ दोनों प्रकार से हो जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि काशिका में जो पाठभेद मिल रहा है अगले सूत्र के अर्थ में, तो वहां पर जब पाठ ये दिखाई दे रहा है मैं कर्तृकरणे कृत्य ही सह समस्येते, वहां प्रथमा दी है तो यहाँ भी प्रथमा मान ली गई है। तो जब प्रथमा मानेंगे तो उस अवस्था में फिर हम प्रथमांत से ही अर्थ करेंगे, लेकिन अर्थ करते समय ये तो बोलना ही पड़ेगा कि कर्तावाची और करणवाची जो शब्द हैं वह तृतीयांत, ऐसे करके अर्थ करेंगे। तो कर्तरी करणे च या तृतीया, अब ये इनको इसलिए ऐसे ही बोलना पड़ा है ये, तदंतम अर्थात तृतीयांतम कृदंतेन सह समस्यते बहुलम तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब सूत्र में बहुल ग्रहण किया है, अभी तक तो बहुल ग्रहण नहीं आया था कहीं समास के प्रकरण में। तो यहाँ जो तत्पुरुष का प्रकरण चल रहा है तो उसमें क्या हुआ है कि समास करने उसी का ग्रहण किया है, संबंध के साथ करके शब्द निकाल दिए गए हैं, परस्पर उपाधियां में द्वितीयांत चतुर्थ्यांत है हमें वहां गए शब्द के साथ में उसके साथ में, ठीक है। तो उपाधियां, लेकिन जब फल ग्रहण कर दिया तो सारी उपाधि से मुक्त हो गए। भित्तिते ग्रंथिष्ठ सिद्ध्यंत सर्व संशय, सब कुछ समाप्त हो जाता है ना फिर। तो यहाँ की सारी उपाधियां समाप्त हो गई। तैयारी है, ठीक है। क्या बात है, फुल कान पर क्यों बात? तुम आवाज लोग नहीं आ बोलो, रही है, चलिए। वॉइस कट रही है अच्छे से। कहाँ से कटी है? कहाँ से कटी है ध्वनि? कर्तृ कर्तृकरणे इति प्रथमा द्विवचनम्। अभी अभी भी नहीं आ रही। ऐसा ही। कनेक्शन बदल के देखता हूँ। आचार्य उधर से बोलो, कोई मेरी ध्वनि आ रही है? आचार्य, हाँ अभी आ रही है। अब ठीक आ रही है, कटी हुई तो नहीं आ रही है? नहीं, अच्छी है। ठीक है। नहीं आ रही है। गई।
कनेक्शन आ नहीं पा रहा है, बार बार कट रहा है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बोलो। जी अब कह रही तो पीछे बिगड़ गया ना, तो अभी यहीं बंद करते हैं, बार बार कट रहा है कनेक्शन। और हम आज 31 सूत्र तक ही मानेंगे। ये जो कर्तरीकरण कर्ता बहुलम है ना, इसको कल की कक्षा में दोबारा ले लेंगे, क्योंकि ये स्पष्ट ध्वनि के न होने के कारण से इसका अर्थ हो नहीं पाया है अभी। ठीक है ना, अभी यहीं पर रोकते हैं इसको। प्रणव ध्वनि। ओ शांति शांति शांति।